हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। फ्रेंड्स, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं देखा है इसका फर्स्ट पार्ट, तो प्लीज़ जाके पहले मेरी प्लेलिस्ट में इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। आज हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आगे ये जो टॉपिक करा रही हूँ और आगे भी जो टॉपिक कराऊंगी वो सब DSSB के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं ये टॉपिक्स करा रही हूँ। तो प्लीज़ जो भी बच्चा DSSB की तैयारी कर रहा है तो वो मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कल फ्रेंड्स हमने हिंदी भाषा के बारे में जाना था कि कैसे आर्य भारत में आए और अपनी भाषाएं साथ में लेके आए। और उन्होंने जो आर्य भाषाएं थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। उसमें हम जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी उसमें हमारी खड़ी बोली हिंदी आती है, जो अब तक भी चलती आ रही है। तो फ्रेंड्स, हमने कल इतना पढ़ लिया था। अब हम आगे इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि हम यहाँ पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव। जो हमारी हिंदी भाषा है उसका उद्भव कैसे हुआ। फ्रेंड्स, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो कहाँ से निकली है, संस्कृत भाषा से निकली है। संस्कृत हमारी हिंदी भाषा की जननी है। जो हिंदी भाषा, जो हिंदी शब्द है फ्रेंड्स, ये फारसी भाषा का शब्द है। और ये फारसी भाषा का शब्द और हिंदी भाषा, हिंदी जो शब्द है उसकी निष्पत्ति जो हुई है वो सिंधु या सिंध से हुई है। और ईरानी भाषा जो थी उसमें स को ह बोला जाता था। इस प्रकार जो हिंदी शब्द है वो वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। तो इसमें कैसे होता है फ्रेंड्स, जो पहले जो सिंधु शब्द था, पहले सबसे पहले हिंदी के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता था, सिंधु। सिंधु के बाद आया हिंदू, हिंदू के बाद आया हिंद और हिंद से बनी हिंदी। क्योंकि फारसी भाषा में जो दंत्य है यानी स का उच्चारण हाँ के रूप में किया जाता है। तो इस सिंधु नदी के जो क्षेत्र में आए उन्होंने वहाँ उसे हिंदू कहने लगे थे। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जो उद्भव है उसका टाइम पीरियड यानी कैसे कैसे हम हिंदी भाषा तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। उसमें देखते हैं उसके बाद सबसे पहले आती है हमारी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमारे चारों वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं और हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। उसके बाद आती है हमारी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत यानी लोगों की भाषा, जिसमें हमारे महाभारत रामायण आते हैं। उसके बाद आती है हमारी प्रथम प्राकृत भाषा, जिसको हम कहते हैं पाली। पाली भाषा में कौन से धर्म के साहित्य रचित है, पाली भाषा में बौद्ध धर्म का साहित्य रचित है, जो कि हमारा त्रिपिटक है वो पाली भाषा में पाया जाता है। उसके बाद आती है हमारी द्वितीय प्राकृत, जिसको हम सिर्फ प्राकृत भी कहते हैं। ये हमारी बोलचाल की भाषा थी और जो पंडित थे उनमें ये भाषा का प्रचलन नहीं था। उसके बाद आती है हमारी अपभ्रंश। अपभ्रंश का तो अर्थ ही है बिगड़ा हुआ और गिरा हुआ। अपभ्रंश भाषा के बाद आती है हमारी आधुनिक आर्य भाषा यानी हमारी खड़ी बोली हिंदी। यही हमारी हिंदी भाषा है। तो इसमें फ्रेंड्स हमने जाना कि हमारी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, पहले कौन सी भाषा है, और ऐसे आगे चलते चलते हम हिंदी भाषा तक पहुँचे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम आगे देखेंगे हिंदी भाषा का क्षेत्र। जो हमारी हिंदी भाषा है वो कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का आदिकाल या शिशुकाल, ये किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा का आदिकाल और शिशुकाल पुरानी हिंदी को कहा जाता है। हम आगे अब पुरानी हिंदी के बारे में भी डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि पुरानी हिंदी क्या होती है। उससे पहले हम यहाँ पे जानेंगे हिंदी भाषा का क्षेत्र। हिंदी भाषा कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। फ्रेंड्स, इसमें देखिए हिंदी भाषा जो है वो बहुत सारे लोगों की भाषा है, जो कि हमारा उत्तर भारत है। उत्तर भारत के 10 राज्यों में ये बोली जाती है और समझी जाती है। इन राज्यों के नाम क्या कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। और इन्हीं 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इन राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन राज्यों को हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी हमारी बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में हमारी बंगला
भाषा बोली जाती है, पंजाब में हमारी पंजाबी बोली जाती है, कश्मीर में हमारी कश्मीरी भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे जो हमारी हिंदी भाषा उसको द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लोग जो व्यक्ति होते हैं वो हिंदी भाषा को बोलना जानते ही नहीं है, ना वो हिंदी भाषा को समझते और ना ही वो हिंदी भाषा को बोलते हैं। जैसे कि हमारे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, अफ्रीका आदि इन्हीं सब चीज़ों के उदाहरण है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग कम कम क्या किया ही नहीं जाता। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जाना कि हिंदी भाषा का क्या क्या क्षेत्र है। अब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे उपभाषा कि उपभाषा किसे कहा जाता है, उपभाषा क्या होती है। उपभाषा कहा जाता है, उपभाषा किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को कहा जाता है जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता है, वो हमारी क्या कहलाती है, उपभाषा कहलाती है। उपभाषा जो होते हैं वो अक्सर किसी भाषा के क्षेत्रीय प्रकारों को कहा जाता है। जैसे कि हमारी छत्तीसगढ़ी, अवधी, हरियाणवी, मारवाड़ी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी, ये कुछ हमारी क्षेत्रीय उपभाषाएं हैं। फ्रेंड्स उपभाषा होती क्या है, उपभाषा जो होती है वो भाषा व बोली के बीच का जो वर्ग होता है उसको हम उपभाषा कहते हैं। जो हमारी भाषा होती है और जो हमारी बोली होती है उसके जो बीच का जो वर्ग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा उपभाषा कहलाता है। हम आगे चल के भाषा और बोली के बारे में भी पढ़ेंगे और भाषा और बोली के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं पुरानी हिंदी, कि पुरानी हिंदी क्या थी। पुरानी हिंदी के बारे में है कि पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया था 1981 में। अपनी उन्होंने नागरिक प्रचारणी पत्रिका में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो हमारी पुरानी हिंदी होती है उसको हम अपभ्रंश की अंतिम अवस्था तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं और जो हमारी अपभ्रंश की अंतिम अवस्था। देखिए लास्ट में हमने मध्य में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में अपभ्रंश भाषा। तो वो जो अपभ्रंश भाषा और हमारी आधुनिक आर्य भाषा, इन दोनों के बीच की जो मध्य की कड़ी है उसमें जो भाषा यूज़ की जाती थी उसको क्या कहा जाता था, पुरानी हिंदी कहा जाता था। और पुरानी हिंदी जो है, पुरानी हिंदी को हम प्रारंभिक हिंदी भी कह सकते हैं, कहते हैं इसको। आमतौर पर जो पुरानी हिंदी है उसका समय 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उन्होंने पुरानी हिंदी का माना है उन्होंने समय, पर वे मानते हैं कि अपभ्रंश कहाँ समाप्त होती है और पुरानी हिंदी कहाँ शुरू होती है, इसका निर्णय करना कठिन है। गुलेरी जी के अनुसार मूंज पुरानी हिंदी के पहले कवि थे। पुरानी हिंदी के पहले कवि कौन थे, मूंज। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पुरानी हिंदी के पहले कवि कौन थे, तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए कि पुरानी हिंदी के पहले कवि कौन थे, मूंज। पुरानी हिंदी के हमें उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि हमारी 2 रचनाएं हैं, प्राकृत पैगल्लम और राउल बेल। ये जो 2 पुस्तकें हैं ये पुरानी हिंदी में लिखी गई हैं। राउल बेल जो है वो रोड़ा, कवि जो रोड़ा हैं उनके द्वारा लिखी गई है ये रचना, और ये दोनों ही रचना हमें पुरानी हिंदी में मिलती हैं। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे पुरानी हिंदी में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो हमारी पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी में श, स और श के स्थान पर हर जगह स का प्रयोग किया जाता है और अण् व्यंजन का अधिक इस्तेमाल किया जाता है पुरानी हिंदी में। और अपभ्रंश में ड और ड व्यंजन नहीं थे, पर पुरानी हिंदी में इनका विकास हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश और हमारी आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी थी। तो जो अपभ्रंश भाषा थी उसमें हम देखते हैं उसमें हमें ड और ढ व्यंजन का प्रयोग नहीं मिलता, लेकिन पुरानी हिंदी में हमें इन दोनों व्यंजन का प्रयोग देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ देखेंगे हमारी भाषा और बोली। भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है और भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। भाषा और जो बोली है उसमें हम सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होती है। फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे कि जो भाषा होती है उसकी अपनी एक लिपि होती है। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, लेकिन जो हमारी बोली होती है उसकी कोई लिपि नहीं होती। भाषा की अपनी एक लिपि होती है लेकिन जो हमारी बोली होती है उसकी कोई लिपि नहीं होती। भाषा जो हमें वो लिखित और मौखिक दोनों रूपों में पाई जाती है, लेकिन बोली हमें सिर्फ मौखिक रूप में मिलती है।
भाषा और बोली में महत्वपूर्ण अंतर सिर्फ इनके क्षेत्र की व्यापकता से संबंधित नहीं है, बल्कि जो भाषा है वो हमारे साहित्य में, शिक्षा में, सरकारी कामकाज में, पत्राचार में, विज्ञान में, राजनीति आदि इन सब चीज़ों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारी बोली है उसका प्रयोग हम अपने साधारण जीवन में आम बोलचाल में बोली का प्रयोग करते हैं। ये इनके बीच का सबसे मेन डिफरेंस है फ्रेंड। और जो हमारी भाषा है उसका अपना एक व्याकरण होता है, लेकिन बोली का कोई अपना एक व्याकरण नहीं होता। भाषा में हम कभी बदलाव नहीं कर सकते। भाषा में आम जन जैसे आप है, मैं, हम भाषा में बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी बोली है वो हर जगह और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे इंडिया के बारे में, भारत के बारे में तो कहा जाता है कि हमारे भारत में हर 30 किलोमीटर के ऊपर भाषा बदल जाती है। तो वो भाषा नहीं, वो बोली होती है। हमारी हर जगह और स्थान के अनुसार हमारी बोली बदलती जाती है। आगे जो भाषा है वो विस्तृत होती है, यानी भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत होता है। इसको सिर्फ अपने अंचल ही नहीं, विशेष के साथ साथ विभिन्न अंचलों के बीच भी संपर्क सेतु का काम करती है हमारी भाषा। लेकिन जो हमारी बोली होती है वो केवल अपने अंचल में ही प्रयुक्त की जाती है। तो इसी कारण से भाषा जो है उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है और जो हमारी बोली है उसका क्षेत्र बहुत सीमित है। आगे देखिए, भाषा में नियमों का पालन होता है। जो हमारी भाषा होती है वो एक नियमों में बंधी होती है। हर भाषा के अपने नियम होते हैं। हिंदी का अपने अलग नियम है, इंग्लिश के अपने अलग नियम है। लेकिन जो हमारी बोली होती है वो नियमों का पालन नहीं करती है। बोली का कोई नियम नहीं होता। भाषा का प्रयोग हम लिखित और मौखिक दोनों तरह से करते हैं। भाषा में मानकता और व्यापकता, मानकता भी पाई जाती है। भाषा हमारी मानक होती है और व्यापकता पाई जाती है। लेकिन जो हमारी बोली होती है उसमें हमें व्यापकता, मानकता देखने को नहीं मिलती है। जो भाषा होती है उसका निश्चित व्याकरण होता है, ये फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल चुका है। और हमें भाषा लिखते समय उसकी शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो बोली होती है उसका ना तो कोई निश्चित व्याकरण होता है और ना ही हमें उसको लिखते समय किसी तरह की शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज ये हमने यहाँ पर अपना टॉपिक फिनिश किया है, जिसमें हमने जाना है भाषा और बोली में अंतर क्या होता है, पुरानी हिंदी क्या थी, उपभाषाएं क्या थी, और हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में जाना। अब फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो आगे कल लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको कराऊंगी हिंदी, जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी हिंदी भाषा के अंदर जो जो बोलियां आती हैं, और हमारी देवनागरी लिपि के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ भी लेके आऊँगी जिसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने एग्ज़ाम्स में देखे हैं, लाइक जैसे DSSB में, TGT PGT में और HTET और CTET में हमने जो क्वेश्चंस देखे मैं उनकी सीरीज़ भी आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज़ भी लेके आऊँगी। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।